मटर की अगैती फसल हम किस प्रकार से लें ताकि हमको ज़्यादा मुनाफा मिल सके और हम एक दूसरी रबी की फसल भी ले सकें। तो सामान्यतः जब हम खरीफ की फसल लेते हैं, चाहे धान लें, उसके बाद गेहूँ लेते हैं अगर हम, तो उसके बीच में अगर हम कोई अगैती मटर या कोई अगैती फसल हम ले लें, तो हमको अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसमें अगैती मटर एक बहुत अच्छी फसल है, जिसको हम अगर सही प्रकार से उगाएँ तो अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि अगैती मटर की खेती किस प्रकार करें कि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मान लीजिए कि आप खरीफ में सोयाबीन ले रहे हैं या मक्का ले रहे हैं या धान ले रहे हैं और इसके बाद अगैती मटर की फसल लेते हैं, तो ये फसल आपकी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसके बाद आप गेहूं या कोई दूसरी फसल ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फसल चक्र होता है, खास तौर से जहां धान गेहूं लिया जाता है वहां धान के बाद अगैती मटर ले सकते हैं और उसके बाद आप गेहूं को उगा सकते हैं। तो आप 3 फसल लेकर के अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो अगैती मटर की जो खेती हम किस प्रकार से करें, उसकी क्या बीज दर होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, कितना हम खाद दें, कितनी दूरी रखें, इसी बात पे मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, जो अगैती मटर है उसका जो सही समय बुआई का है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से 10 अक्टूबर तक का समय उचित समय है। और इससे पहले अगर आप बुआई करेंगे, सितंबर में अगर जल्दी बुआई करने का प्रयास करेंगे, तो चूंकि गर्म रहता है मौसम, तो अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है और फसल की वृद्धि भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो सितंबर के अंतिम सप्ताह अच्छा समय है और 10 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा लेट बुआई करेंगे तो उसकी तुड़ाई भी लेट होगी, फिर आपको गेहूं बोने में या दूसरी फसल लेने में समस्या आ सकती है। तो एक बहुत अच्छा समय है सितंबर के अंतिम सप्ताह से 10 अक्टूबर तक का। ये समय की बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो वैरायटी। देखिए, बहुत सारी प्रजाति होती हैं और अगैती की मध्य समय से बोने की या समय से बोने की या देर से बोने की जो वैरायटी सब अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही वैरायटी को जल्दी बोलें, देर से बोलें या सही समय पे बोलें, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग वैरायटी अलग अलग समय के लिए विमोचित की जाती है, उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो अगैती मटर की भी कुछ अलग प्रजातियां हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रजातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अगैती मटर के लिए ही रिकमेंडेड की गई हैं। और इसमें बहुत ही जो कॉमन है वो है अर्किल, लगभग सभी लोग इसका नाम जानते होंगे। इसी तरह से पंतनगर विश्वविद्यालय से जो विकसित वैरायटी है अगैती मटर के लिए, पंत मटर 2 और पंत मटर 3। और भी इंस्टीट्यूशंस ने, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने और भी यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग वैरायटी विकसित की हैं जो अगैती मटर के लिए स्पेशली हैं, जो हमें जल्दी मटर की बुआई करनी है। जैसे आजाद मटर 2, आजाद मटर 3, फिर जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4। आप इसको नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। काशी नंदिनी, काशी उदय, ये बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वैरायटी है। अर्का अजीत, अर्का कार्तिक, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा श्री और पंजाब अगैता, ये वैरायटी जो है अगैती मटर के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी हैं और प्राइवेट कंपनी भी अपनी वैरायटी रिलीज करती हैं। आप उनको देख लीजिए कि वो अगैती के लिए है या नहीं है। ये तो खास तौर से अगैती मटर की हैं, और भी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। वो कुछ मुख्य वैरायटी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका वैरायटी का सिलेक्शन गलत हो गया तो आपको उतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी, अगली फसल आप नहीं ले पाएंगे, तुड़ाई इनकी लेट आएगी, पॉड देर से आएगी और अगली फसल अगर आप गेहूं की लेना चाहेंगे तो देर, उसमें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और फिर आपको गेहूं की फसल की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वैरायटी का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जरूर नोट करके रखें और इन्हीं वैरायटी को ही खरीदने का प्रयास करें। तो बात समय की हो गई, कब हमें बुआई करनी है, कौन सी हमें वैरायटी बोनी है। अब बात आती है बीज दर की, हमें कितना बीज बोना चाहिए। देखिए, जो बीज दर है वो चूंकि दूरी पर निर्भर करता है और इसमें चूंकि अंकुरण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ी जल्दी बुआई कर रहे हैं, तापमान ज्यादा रहता है तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो बीज दर आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। तो 50 किलोग्राम जो बीज है 1 एकड़ का, 50 किलो प्रति एकड़ बीज पर्याप्त हो जाता है। आप इसको 55 किलो तक कर सकते हैं, लेकिन 50 किलो की जो है रिकमेंडेड है। इतना आप अगर बीज लगाएंगे तो आपको अच्छा जर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि सारे बीज जमेंगे नहीं, कुछ ऐसे रह जाते हैं बिना जमे। तो 50 किलो आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो पर्याप्त आपको पौधों की संख्या मिल जाएगी। अब आती है बात दूरी की, हम दूरी लाइन से लाइन कितनी रखें और बीज से बीज की दूरी कितनी रखें। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखें, मतलब 1 फुट। ये आपकी हो गई पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो एक लाइन से दूसरी लाइन जो है आप 1 फुट पे बनाएं। और जो बीज से बीज की दूरी है
वो आप 5 से 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर रख लीजिए या 10 भी रख सकते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं इसको। तो ये आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिखा ऐसा जाता है 30 सेंटीमीटर गुणा 5 से 10 सेंटीमीटर। तो ये आप किसी किताब में या किसी उसमें लिख के देखें तो समझ जाइए। जो पहला जो लिखा होता है वो पंक्ति से पंक्ति होती है, फिर गुणा का निशान, फिर ये बीच से बीच की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी। तो ये आपको रखना है। हालांकि थोड़ा सा उसमें आप 45 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 1.5 फुट भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको पौधे ज्यादा चाहिए और जल्दी हमें तुड़ाई भी करनी है। तो अगर आप 1 फुट रख लेते हैं कोई समस्या नहीं आएगी। 1 से 1.5 फुट आप रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है 30 सेंटीमीटर, 45 पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 45 भी रख सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि हमारा जर्मिनेशन कितना अच्छा है। तो 1 से 1.5 फुट इसके लिए पर्याप्त है। अब इसमें बात आती है कि हम जो है खाद कितना दें। देखिए खाद बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तत्व होते ही हैं। क्योंकि ये कम अवधि की फसल है तो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों को नहीं लेती, फिर भी लेकिन सभी पोषक तत्व इसको चाहिए। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम शुरू से ही खरीफ के सीजन से ही गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें। 10 से 15 टन प्रति हेक्टर का हम डाल के रखें। खरीफ से ही हमें प्रयास करना चाहिए। पूरे फसल चक्र के लिए वो हमें व्यवस्था करनी चाहिए पोषक तत्वों की। और मटर के लिए जो है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है वो प्रति एकड़ का मैंने नोट कर रखा है। उस हिसाब से मैंने खाद भी नोट कर रखी है। 12 किलो हमें नाइट्रोजन चाहिए प्रति एकड़, एन चाहिए, और 28 किलो हमको फास्फोरस चाहिए, जिसको हम P2O5 लिखते हैं। तो यहाँ मैं फास्फोरस लिख दे रहा हूँ आपकी समझ के लिए। हालांकि ये जो खाद होती है ये P2O5 के रूप में होती है। और 20 किलो हमको पोटेशियम चाहिए, जिसको हम K2O के रूप में खाद में लिखते हैं। तो ये एकड़ की हमारी खाद है, 1 एकड़ में। अब ये चूंकि तत्व है, इसके लिए हमें खाद बदलनी पड़ेगी कि खाद कितनी कितनी आएगी। तो ये आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12, 28, 20। ये एकड़ की खाद है। वैसे तो हेक्टर में लिखी जाती है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए एकड़ के लिए इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एकड़ में। अब हमारे पास खाद एनपीके हो सकता है, यूरिया हो सकता है, एमओपी, डीएपी, एसएसपी। तो किस खाद का क्या कॉम्बिनेशन प्रयोग करें उसकी मैंने कैलकुलेशन यहाँ कर रखी है। मैं सीधे उसको लिख दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास एनपीके 12-32-16 है, 12-32-16 वाली खाद है, तो ये इसके साथ ये आपको 88 किलो देनी पड़ेगी। 88 किलो, ये एकड़ की बात हो रही है, 88 किलो प्रति एकड़ देनी पड़ेगी। और इसके साथ आपको यूरिया देना पड़ेगा। यूरिया जो है वो करीब आपको 3 किलो देना पड़ेगा। और एमओपी जो है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों है, लेकिन थोड़ी यूरिया नाइट्रोजन पूर्ति की देनी पड़ती है और पोटेशियम पूरा नहीं हो पाता इससे, इसलिए पोटेशियम को पूरा करने के लिए 10 किलो एमओपी आपको देनी पड़ेगी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी। तो ये पहला एक हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें हम एनपीके का प्रयोग हम कर रहे हैं। ये 1 एकड़ की बात हो रही है। हो सकता है हमारे पास डीएपी खाद है। अगर डाई अमोनियम फास्फेट खाद है हमारे पास, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट खाद, तो ये हमें 61 किलो देनी पड़ेगी, 61 किलो। और इसके साथ प्लस हमको जो यूरिया देना है वो करीब 2.5 किलो यूरिया देना पड़ेगा। यूरिया 2.5 किलो प्लस जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि देखिए डायमोनियम फास्फेट में केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है, पोटेशियम नहीं होता है। तो पूरा पोटेशियम देने के लिए हमें एमओपी खाद अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो ये हमको 34 किलो देना पड़ेगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश ये हमारा 34 किलो। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये हो सकता है, डीएपी के साथ हो सकता है। अगर आपके पास एसएसपी खाद है, सिंगल सुपरफास्फेट खाद है, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, देखिए सिंगल सुपरफास्फेट खाद का ये फायदा होता है, उसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो बहुत अच्छी खाद है, तीनों तत्व देती है। तो अगर आप एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपरफास्फेट, तब ये आपको देनी है 175 किलो। और इसके साथ देखिए यहाँ पे चूंकि केवल फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर मिल रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल रही, तो पूरी नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 26 किलो यूरिया। और पोटेशियम के लिए हमें पूरा पोटेशियम हम फिर
एमओपी से देना पड़ेगा, एमओपी फिर इतना ही देना पड़ेगा 34 किलो। म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी ये देना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 खाद के कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। आप कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। पहला एनपीके वाला है, एनपीके के साथ यूरिया और एमओपी देनी पड़ेगी। दूसरा वाला हमारा डीएपी है, डीएपी के साथ कितने किलो यूरिया और एमओपी दें। और तीसरा हमारा एसएसपी, हम कितना यूरिया और एमओपी दें। तो ये हमारी 1 एकड़ की खाद है ये, और ये सारी खाद आपको बुआई के समय देनी है। तो ये खाद आप सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो उसके माध्यम से दे दीजिए, नहीं तो कूड़ा में डाल के दीजिए। पूरी की पूरी खाद आपको ये सारी बुआई के समय देनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, खाद पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर खाद कमजोर रही, कम रही, तो फसल भी कमजोर हो जाएगी और उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। खासतौर से फास्फोरस, पोटेशियम पर आपको ध्यान देना है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा नहीं देना है। अगर आप नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दे देंगे तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, पत्तियां बहुत ज्यादा निकलेंगी और उसमें दाना कम बनेगा और पॉड कम आएगी, फलियां कम आएंगी। तो नाइट्रोजन बहुत संतुलित मात्रा में देनी है। फास्फोरस उसकी जड़ों के लिए बहुत जरूरी है, उसमें ग्रंथि बनाने के लिए जरूरी है, राइजोबियम करने के लिए, जड़ें मजबूत होंगी। और पोटेशियम पूरी हेल्थ को अच्छा रखता है, प्लांट के एंजाइम सिस्टम को पूरा अच्छा रखता है, इसलिए पोटेशियम देना जरूरी है। पोटेशियम में कटौती नहीं करें। अधिकांश किसान भाई डीएपी और यूरिया देते हैं, पोटेशियम नहीं देते, उस कारण से उनकी फसल कमजोर रहती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तीनों ही तत्व संतुलित मात्रा में देने हैं, ना बहुत ज्यादा देना है ना बहुत कम देना है, और सारा का सारा आपको बुआई के समय देना है। तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन सी किस्म होनी चाहिए, क्या समय है, क्या हमारी बीज दर है, और खाद हमारी जो 1 एकड़ में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये है। और इसके अनुसार ये कैलकुलेशन मैंने करके आपको लिख दिया है डायरेक्ट, ताकि आपको सुविधा रहे। इसको आप नोट कर लीजिए कि हम मटर में कितना कितना हमने इसको डालना है, ताकि ये आपके काम आ सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, इसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर की, आप उसको देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।